हेलो एवरीवन, नॉलेज हम में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं कंपनी लॉ का टॉपिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया था जो कि था हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो दूसरा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है कंपनी का, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो फर्स्ट क्या है, जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा, आर्टिकल्स के ऊपर ही है क्योंकि आर्टिकल्स का मीनिंग सेम ही रहेगा। आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी as originally frame or as alter from time to time in pursuance of any previous company law of this act। तो ये क्या कहता है, मीनिंग ये डेफिनेशन क्या कहती है कि वही अंतर नियम आर्टिकल से आशय क्या है, आर्टिकल का मतलब क्या है, कंपनी के ऐसे एसोसिएशन, चाहे वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, चाहे वो आपका आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, वो क्या है, कंपनी के एक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको क्या है मूल रूप से बनाया गया है, या तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है या पिछले किसी लॉ के अकॉर्डिंग उसे बनाया गया है, या उसे समय समय पर टाइम टू टाइम परिवर्तन करने के लिए क्या है बनाया गया है। उसके अंदर टाइम टू टाइम हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं अगर हमने करना है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होते हैं वो आपकी जो कंपनी जो होती है वो उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को उस जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका एक हेल्पफुल डॉक्यूमेंट माना जाता है, उसका सहायक प्रलेख माना जाता है, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। अब उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्या क्या इसकी फीचर्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका आता है अंडर ऑफ मेमोरेंडम, सीमा नियम के अधीन, कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो आपका कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, कंपनी का पार्षद सीमा नियम जो होता है उसके अंतर्गत आता है, उसके अधीन ये क्या करता है, काम करता है, उसके अंडर काम करता है ये, क्योंकि ये उस प्रलेख का क्या होता है, सहायक प्रलेख माना जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ये एक तरह का क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सार्वजनिक प्रलेख होता है, जिसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके पास होता है, रजिस्ट्रार के पास होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इंटरनल रेगुलेशन, आंतरिक नियम, कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो एक ऐसा प्रलेख है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो आपकी फर्म है, जो आपकी कंपनी है, उसके जितने भी इंटरनल जो रेगुलेशन है वो सारे इसके अंदर क्या लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है रिलेटेड टू मेंबर राइट्स, सदस्यों के अधिकारों से संबंधित, कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर जो आपके मेंबर्स होते हैं उनके क्या राइट्स होते हैं, क्या उनकी लिमिटेशन होती हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, क्या उनकी लाइबिलिटी होती हैं, ये सारा कुछ किस में लिखा जाता है, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है ड्यूटी राइट्स एंड पावर ऑफ ऑफिसर, कि जो आपके एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आपके अफसर होते हैं, उनके क्या क्या उनके ड्यूटीज़ हैं, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी पावर्स हैं, वो सारी किस में स्पष्ट होती हैं, आपकी सारी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी होती हैं। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन, संचालक को नियंत्रित, कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है इसके अंदर जो रूल्स हैं, वो रेगुलेशन जो दिए गए हैं वो क्या करते हैं, जो आपका बिजनेस होता है, जो आपकी कंपनी होती है, उसके ऑपरेशंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और नियमित बनाते हैं। मीन्स
सीक्वेंस में सारे काम करते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक सारा उसको बनाते हैं आपकी फर्म को, आपके बिजनेस को। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है चेंजेबल, परिवर्तनशील, कि ये जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, इजीली इसको आसानी से इसमें क्या है चेंज किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड्स, आवश्यकता के अनुसार इसमें किसी भी प्रकार का चेंज किया जा सकता है। उसके बाद 8वां पॉइंट आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्णन, कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इसमें जो आपके कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने से रिलेटेड, उसको प्राप्त करने से संबंधित जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी आपके संसाधन होते हैं, उनका इसमें क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है कि क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी या क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वो सारे इसके अंदर क्या होते हैं, लिखे होते हैं। तो ये आपके कुछ फीचर्स थे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, पार्षद अंतर्नियम के कुछ आपके फीचर्स थे, उसकी कुछ विशेषताएं थी। अब उसके बाद इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया था कि उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके कंटेंट था, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका क्या है, कंटेंट है। इसको 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ रूल्स, नियमों की सीमा, कि ये जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है इसके अंदर आपके जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो एप्लीकेबल होते हैं, उनकी लिमिटेशन के बारे में दिया होता है कि कौन सा रूल कहाँ तक एप्लीकेबल है, कौन सा नियम कहाँ तक लागू किया जा सकता है, उसके बारे में सारी डिटेल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी होती है। उसके बाद आता है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, कि जो आपने प्रीलिमिनरी जो कॉन्ट्रैक्ट जो करने हैं, जो आपने प्रारंभिक जो अनुबंध करने हैं या किए हैं, उनकी जो पुष्टि है, उनका जो रिव्यू है, उसका मेथड किस में लिखा होता है, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ शेयर्स, अंशों का विभाजन, कि जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंतर्गत जो आपके शेयर्स होते हैं उनका डिवीज़न किया जाता है, उनका विभाजन किया जाता है, अलग अलग टाइप से उनको डिफरेंट जो उनके टाइप्स होते हैं उनमें अलग अलग उनको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद आता है राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के अधिकार, कि जो आपका आर्टिकल जो एसोसिएशन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारी किस में लिखी होती हैं, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। अब उसके बाद आता है मेथड ऑफ इशू, निर्गमन की विधि, कि जो आप जो कंपनी है उसने जो शेयर्स जो इशू करने हैं उसके बाद जो अलॉट करने हैं, इशू के बाद जो मतलब कि जो अलॉट करने हैं शेयर्स, उनका जो मेथड होता है अलॉट करने का, शेयर्स की अलॉटमेंट का और शेयर को इशू करने का जो मेथड है वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिया होता है। उसके बाद आता है 6वां पॉइंट, क्या कहता है, डिटरमाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान का निर्धारण, कि जो आपका मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है उसकी जो अमाउंट है उसका निर्धारण किस में दिया होता है, किस में डिटरमाइन की जाती है उसकी अमाउंट को, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। उसके बाद आता है मेथड ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, अंशों के प्रमाण पत्र की विधि, कि जो आपके शेयर्स का जो सर्टिफिकेट है, जो आपके शेयर्स हैं उनको इशू करने का मेथड भी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर दिया होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रूल्स रिगार्डिंग कॉल्स, याचना संबंधी नियम, कि जो आपके शेयर्स पे जो कॉल्स आई हैं उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो किसके अंदर दिए होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है चेंज इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में परिवर्तन करना। ये सारा किसके अंदर लिखा होता है कि जो शेयर कैपिटल है उसको कम किया है या उसको ज़्यादा किया है या इसका रिकंस्ट्रक्शन किया है, पुनर्गठन किया है,
ठीक है। उसके जो मेथड्स हैं, जो उसकी विधियां हैं, वो सारी किसके अंदर मेंशन होती हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपकी क्या होती हैं? मेंशन होती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ कमीशन, कमीशन का भुगतान, कि जो भी बीच में आपने किसी से अगर काम करवाया है, उसकी जो भी कमीशन है, उसके जो भी कमीशन जो बनती है, जो भी चार्जेस उसके बनते हैं, फीस जो बनती है, उसकी जो पेमेंट है वो किसके अंदर लिखी होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। उसके बाद आता है यूज ऑफ कॉमन सील, सार्वभौम मुद्रा का प्रयोग, कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अंदर जो मतलब कि आपकी कॉमन सील होती है, उसके यूज से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उसके अंदर क्या होते हैं? मेंशन होते हैं, कि जो आपकी सार्वभौम मुद्रा है उसके प्रयोग से संबंधित जो भी नियम बनते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, वो सारे आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। उसके बाद आता है अपॉइंटमेंट्स, मीन्स नियुक्तियां, जैसे आपके ऑडिटर की नियुक्ति, जो आपका मैनेजर्स हैं उनकी नियुक्ति, प्राइमरी आपके मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति। ठीक है। इन सारी अपॉइंटमेंट्स के बारे में किसके अंदर लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है, और इनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटीज बनती हैं, और क्या क्या इनके रेमुनरेशन है, क्या क्या इनकी पारिश्रमिक है, वो उस सारे का जो उल्लेख होता है, जो मेंशन किए होते हैं, वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस बनते हैं, क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। अब उसके बाद आता है 13 पॉइंट, क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि जो आपके लाभ हैं उनका कैपिटलाइजेशन कैसे करना है, कौन से मेथड से करना है और क्यों करना है, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी होती है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ फॉरफीचर, कि जो आपके अंश हैं उनका हरण, उनको जब्त करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है, वो आपका सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ री इशू, कि जो आपने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, जो जब्त आपने अंश किए हैं, उनमें से कितने अंशों को री इशू करना है, किस बेस पे करना है, और कितने किस मेथड से करना है। ठीक है। वो सारा किसके अंदर लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। उसके बाद आता है रूल्स रिगार्डिंग प्रपोजल, प्रस्ताव संबंधी नियम, कि जो आपने प्रपोजल जो भेजना है एग्रीमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, जो भी प्रपोजल आपने भेजना है, उससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, प्रपोजल के जो मेथड होते हैं, वो सारे किसके अंदर दिए होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए होते हैं। उसके बाद आता है वोटिंग ऑफ मेंबर्स, सदस्यों के मत अधिकार, कि कौन कौन से मेंबर्स को आपके वोटिंग राइट्स है, किन किन को वोटिंग राइट्स नहीं है, वो सारा किसके अंदर लिखा होता है? आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। उसके बाद आता है राइट ऑफ लोन, ऋण के अधिकार, कि जो आपके ऋण लेने का अधिकार है वो किसको है, कौन ऋण को लोन को पास करेगा, ठीक है, कौन लोन ले सकता है, वो सारा किसके अंदर लिखा होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। उसके बाद आता है लिमिट ऑफ लोन, ऋण की सीमा, की जो आपका लोन है उसकी क्या लिमिट है, कितने लिमिट तक आप लोन ले सकते हो, आपकी जो कंपनी है उसकी लोन की लिमिट क्या है, क्योंकि हर एक कंपनी की एक लोन की लिमिट सेट होती है कि इससे ऊपर वो लोन नहीं ले सकती। ठीक है। वो सारा किसके अंदर मेंशन होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपका मेंशन होता है। उसके बाद आता है राइट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल के अधिकार, की जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, संचालक मंडल जो होता है, उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनके अधिकार हैं, वो सारे किसके अंदर लिखे होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। उसके बाद क्या कहता है? अनाउंसमेंट रिगार्डिंग डिविडेंड, जो आपका लाभांश होता है, जो डिविडेंड होता है, उससे रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट की जाती है, जो घोषणा की जाती है,
उसके रिलेटेड जो भी आपके रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं, वो सारे किस में लिखे होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और है रिजर्व एंड फंड्स वाला, कि जो आपके रिजर्व और फंड से रिलेटेड, उनके फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही दिए होते हैं। और लास्ट में आता है मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, कि जो आपकी कंपनी है, यदि आपने उसका समापन करना है, उसका डिसोल्यूशन करना है, उसको वाइंड अप करना है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो मेथड है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो सारी किसके अंदर लिखी होती हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। तो ये आपके 20 to 23 कुछ आपके कंटेंट के पॉइंट्स थे जो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारा कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर उसके अंदर लिखा जाता है। अब इसके बाद आपका आता है प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रेशन, कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको परिवर्तन करने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? एप्लीकेबल फॉर अल्ट्रेशन, परिवर्तन के लिए अनुमोदन करना। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो उसके जो प्रपोजल जो होता है उसका जो अनुमोदन वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, संचालक मंडल करता है। और उसके बाद क्या किया जाता है? एक मीटिंग के लिए टाइम फिक्स किया जाता है, एक डेट सेलेक्ट की जाती है, और ये जो मीटिंग होती है ये जो कंपनी का जो सचिव होता है, जो सेक्रेटरी होता है, वही बुलाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है पास स्पेशल रेजोल्यूशन, विशेष प्रस्ताव पारित करना, कि जो आपकी मीटिंग है उसकी डेट को निर्धारित करने के लिए आपका जो है क्या करते हैं, जो मीटिंग होती है उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिल फॉर्म नंबर 23, फॉर्म नंबर 23 को भरना, कि जो आपने प्रस्ताव जो पारित किया है, जो रेजोल्यूशन जो आपने क्या किया है, पास किया है, उसके करने के विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज क्या करना है? जर्नल रूल्स एंड फॉर्म्स का जो आपका फॉर्म नंबर जो 23 है उसको फिल करना है। ठीक है, और जो आपका एक्ट है उसकी अनुसूची एक्स में निर्धारित जो भी फीस दी गई है और उससे रिलेटेड जो भी आपका रेजुलेशंस हैं, जो भी फॉर्म्स उसके साथ लगने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगने हैं, ठीक है, उससे आप किसके पास जमा करवाओगे? कंपनी का जो रजिस्ट्रार है उसके पास जमा करवाना होगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि जब आप जो आपका रेजुलेशन है उसको पास करने के विदिन 30 डेज आपको फॉर्म नंबर 23 फिल करके उसके साथ नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने हैं, और उसके लिए जो भी फीस डिटरमाइन कर दी गई है, जो भी आपने शुल्क निर्धारित किया गया है उस फॉर्म के साथ वो भी आपने भरना है, उसकी पेमेंट करनी है, और ये सारा कुछ आपको रजिस्ट्रार के पास भेजना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? रिटन एप्लीकेशन ऑन फॉर्म नंबर 1B। अब ये क्या कहता है कि अगर जो अल्ट्रेशन का जो रिलेशन है वो किसी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलने से है, ठीक है, अल्ट्रेशन जो है वो पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलने से है, तो कंपनी जो है वो फॉर्म नंबर 1B पर क्या करेगी? एक रिटर्न एप्लीकेशन देगी, और उसके साथ साथ क्या है, आप स्पेशल रेजुलेशन उसके पास करने के विदिन 3 मंथ्स, 3 मंथ के अंदर क्या करना होगा? जो आपका एरिया का जो डायरेक्टर है उससे कंसेंट आपने क्या करनी है? प्राप्त करनी है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट था। उसके बाद आपका आता है कॉपी सेंड टू रजिस्ट्रार, कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो तैयार किए हैं उससे रिलेटेड या आपने जो कंसेंट ले लिया है
जो आपका एरिया जो डायरेक्टर था, क्षेत्रीय निदेशक जो था, अगर उससे आपको क्या है कंसेंट मिल गई है तो उस ऑर्डर की एक कॉपी विद इन 15 डेज आपको रजिस्ट्रार के पास क्या करनी होगी, भेजनी होगी। ठीक है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज और जो आपने अल्ट्रेशन जो किया है उससे रिलेटेड जो भी आपकी कॉपी है, वो भी कॉपी आपको एक जो कॉपी है वो आपको स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करवानी होगी। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है नोटिफिकेशन ऑफ अल्ट्रेशन, परिवर्तन की सूचना। लास्ट पॉइंट में जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा अल्ट्रेशन का। ये आपका प्रोसीजर था एओए को अल्ट्रेट करने का, परिवर्तित करने का, जिसमें फर्स्ट आप एप्लीकेशन करते हैं अल्ट्रेशन के लिए, सेकंड में स्पेशल रेजुलेशन पास करते हैं, थर्ड में फॉर्म नंबर 23 फिल करते हैं, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में यदि आपकी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में अल्ट्रेशन हो रहा है तो आपको फॉर्म नंबर 1B पर क्या है रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी। और उसके बाद 5th पॉइंट क्या कहता है, कॉपी सेंड टू रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास कॉपी सेंड करनी होती है। 6th आता है स्टॉक एक्सचेंज, एक कॉपी स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको सेंड करनी होती है। और लास्ट पॉइंट आता है नोटिफिकेशन ऑफ अल्ट्रेशन, फाइनली आपको क्या है अल्ट्रेशन का नोटिफिकेशन मिल जाता है। अब उसके बाद आपका पॉइंट आता है रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग अल्ट्रेशन, कि जो आपका अल्ट्रेशन जो है, परिवर्तन जो है, एओए का जो परिवर्तन आप करवा रहे हो, अल्ट्रेशन जो करवा रहे हो, उससे रिलेटेड क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या उसके प्रतिबंध हैं, क्या सीमाएं हैं। फर्स्ट आता है स्टैच्यूटरी रेस्ट्रिक्शन, वैधानिक प्रतिबंध, जिसमें फर्स्ट आपका पॉइंट आता है अल्ट्रेशन मस्ट बी बाय अ स्पेशल रेजुलेशन, कि जो आपकी अल्ट्रेशन जो है वो केवल कैसे हो सकती है, सिर्फ स्पेशल रेजुलेशन को पास करके ही हो सकती है। अल्ट्रेशन जो होनी चाहिए वो स्पेशल रेजुलेशन को पास करने के बाद ही होनी चाहिए। आपका जो जनरल रेजुलेशन होता है वो उसके द्वारा आप किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट, कि जो भी आपने कंपनी जो आपने अल्ट्रेशन किया है एओए में, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो आपके कंपनी अधिनियम, कंपनी का जो एक्ट है उसकी जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो उसकी व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए। जैसे रूल्स रेगुलेशन कंपनी एक्ट में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, अल्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि जो आप अल्ट्रेशन कर रहे हो, एओए का जो अल्ट्रेशन आप कर रहे हो वो अल्ट्रेशन आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग करना होगा। आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है यदि उसका अल्ट्रेशन किया जा रहा है तो वो अल्ट्रेशन आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है देयर मस्ट बी रिटन कंसेंट ऑफ मेंबर्स, कि ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपको अल्ट्रेशन करवाना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अल्ट्रेशन करवाना है, तो जितने भी आपके मेंबर्स होते हैं जिनके पास क्या है शेयर्स हैं, वो उन सबके आपको क्या करनी होगी, रिटर्न कंसेंट सबमिट करवानी होगी। अगर एक भी जो मेंबर है वो रिटर्न कंसेंट देने से मना कर देता है तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन नहीं करवा सकते। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपके जितने भी आपके मेंबर्स हैं कंपनी में उन सभी की रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए, तब जाके अल्ट्रेशन पॉसिबल होगा। उसके बाद आता है ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण की आज्ञा, कि ये पॉइंट क्या कहता है कंपनी एक्ट की सेक्शन 241 और 242 के अकॉर्डिंग यदि आपका जो ट्रिब्यूनल है वो आपको ऑर्डर दे देता है कि जो अल्ट्रेशन है वो इसी के मतलब कि इसके अकॉर्डिंग होगा, कुछ रूल्स दे देती है, कुछ अपने ऑर्डर्स दे देती है कि अल्ट्रेशन ऐसे किया जाएगा, तो वहाँ पे जो कंपनी है
उसको ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट जाके उसके जो उसने कंडीशन दी गई है उनके अगेंस्ट जाके किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन कर सके। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस, न्यायिक प्रतिबंध। अब न्यायिक प्रतिबंध कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आता है अल्ट्रेशन शुड नॉट बी फॉर इलीगल बिजनेस, परिवर्तन अवैध व्यापार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये पॉइंट क्या कहता है कि यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको अल्ट्रेशन करना है तो वो जो आपका बिजनेस है वो किसी ऐसे बिजनेस में अल्ट्रेट नहीं किया जाना चाहिए, किसी ऐसे बिजनेस में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जो कि क्या माना गया हो, जो कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या माना गया है, इंडियन एक्ट के अकॉर्डिंग इलीगल माना गया है बिजनेस। ठीक है, तो आपका जो बिजनेस जो है वो वैध होना चाहिए, तभी अल्ट्रेशन किया जा सकता है। अगर अल्ट्रेशन इलीगल बिजनेस के लिए किया जा रहा है तो वो नहीं हो सकता। उसके बाद आता है अल्ट्रेशन मस्ट बी इन गुड फेथ एंड फॉर कंपनीज बेनिफिट, परिवर्तन सद्भावना से तथा कंपनी के लाभ के लिए होना चाहिए। कि जो आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो अल्ट्रेशन किया है वो गुड फेथ के साथ होना चाहिए, सद्भावना के साथ होना चाहिए और कंपनी के हित में होना चाहिए। कि ऐसा अल्ट्रेशन जो कंपनी को क्या करवाए, बेनिफिट्स करवाए, कंपनी को लाभ दिलवाए, ऐसा अल्ट्रेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया जाना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ हिज राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, परिवर्तन किसी व्यक्ति को एक अनुबंध के अंतर्गत उसके अधिकारों से वंचित ना करे। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर ऐसा कोई भी अल्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो कि जो कंपनी हो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्या करती हो, ब्रीच करती हो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का खंडन करती हो, या कोई आपके जो मेंबर्स हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के जो मेंबर्स हैं, जो पार्टीज हैं, उनको उनके राइट से क्या करती हो, वंचित रखती हो। ऐसा किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है अल्ट्रेशन शुड नॉट बी फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी बाय मेजॉरिटी, परिवर्तन अधिक संख्यक सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यक सदस्यों पर कपट के लिए नहीं होना चाहिए। कि जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है यदि उसमें अल्ट्रेशन आपने करना है तो वो जो अल्ट्रेशन है वो आपका अल्ट्रेशन जो आपके मेजॉरिटी हैं उनका माइनॉरिटी के ऊपर फ्रॉड के ऑब्जेक्टिव से नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स कोई भी ऐसा अल्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि जो आपके अधिक संख्यक हैं, जो मेजॉरिटी है, वो आपके माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक जो सदस्य हैं उनके साथ क्या करें, किसी भी प्रकार की फ्रॉड करें, कपट करें। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है अल्ट्रेशन मस्ट नॉट कॉज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी, यदि आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन नहीं किया जाएगा जो कि आपके जो थर्ड पार्टी है उसके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता हो, उसका क्या करता हो, खंडन करता हो। यदि आपने किसी तीसरे पक्षकार के साथ अनुबंध किया है, यदि आप अल्ट्रेशन करना चाहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो ऐसा किसी भी प्रकार का चेंज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं किया जाएगा जो तीसरे पक्षकार के साथ किए गए अनुबंध को क्या करता हो, खंडन करता हो। उसके बाद आता है आपका एक पॉइंट इसमें और ऐड हो जाएगा कि जो आपका अल्ट्रेशन है, अल्ट्रेशन शुड मस्ट नॉट बी इन कंसिस्टेंट विद कोर्ट ऑर्डर, कि जो आपने अल्ट्रेशन जो करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यदि आपको अल्ट्रेशन करना है वो आपका कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक है,
तो ये आपका कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए थे, जिसमें हमने आपके 2 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन किए हैं आर्ट्रेशन से रिगार्डिंग। फर्स्ट हमने किया आपका स्टैचुटरी रेस्ट्रिक्शंस और सेकंड हमने जुडिशियल रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ा। आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने आपका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, पार्षद अंतर नियम है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने उसका मीनिंग किया, उसका करैक्टरिस्टिक्स की, उसका क्या क्या कंटेंट होता है, क्या उसकी विषय सामग्री होती है, उसके बारे में हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोसीजर के बारे में डिस्कस किया कि जो आपने अल्ट्रेशन अगर करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, उससे रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट किया कि यदि आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंज करने हैं, उसका अल्ट्रेशन आपने करना है, उससे रिगार्डिंग क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या क्या उसकी लिमिटेशन होती हैं, क्या सीमाएं होती हैं, क्या प्रतिबंध होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर।